फल उसी का। आसिफ फारूकी साहब से बात करते हैं। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? वेरी मच सर, बहुत अच्छे हैं सर। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या लग रहे हैं सर, जबरदस्त लग रहे हैं। पीछे देखिए ना, सोनिया जी भी हैं, आसिफ फारूकी साहब भी हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो आसिफ जी मुंबई आ गए, सोनिया जी पीछे है। तो हमारे दिल के अंदर और हमारे बाल बाल में सोनिया जी और कांग्रेस भरी हुई है सर। जी दुरुस्त बात है। हाँ जी, परिवार सर। जी दुरुस्त बात है सर। सर ये आपको कुछ समझ आए, ये एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है आपको समझ आएगा? मेरी तरह समझ के थोड़े से बाहर हैं, आपको आए? सर आपने देखा होगा वो ट्रेंड थोड़ा चेंज दिखाया है बहुत से लोगों ने। और जैसे तेलंगाना का हम नेगेटिव थे, नेगेटिव से पॉजिटिव तो थोड़ा करीब आए और अब बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव हो गए। राजस्थान में हम थोड़ा पॉजिटिव थे, अब लोग बता रहे हैं नेगेटिव। लेकिन मुझको पूरा यकीन है सर, जो ट्रेंड चला हुआ है ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर से, जिस तरीके से पब्लिक को इस गवर्नमेंट में तकलीफ है, मुझको लगता है कि कांग्रेस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। नॉट बिकॉज कि मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक के अंदर कोई पॉलिसी या कोई स्कीम के तहत ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। ये अभी भी डिवाइड एंड रूल की वजह से काम कर रही है और ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक इशू था जो इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उसको हल किया। वी एक्सेप्ट दैट कि राम मंदिर वाला इशू जी और वो डाई डाउन हो गया है और वो ख़त्म हो गया। जो जिसको मिलना था, जिनको बर्दाश्त करना उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, जिसको मिलना था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो चीज़ को अब बार बार आप वो इशू ला के हमारे दिलों में नफरत पैदा करके अपनी कुर्सी सही करें, ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है। ज़्यादा आसिफ फारूकी साहब, यू मेड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जस्ट नाउ। अभी जो आपने बात कही ना, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तेलंगाना जैसे स्टेट में, तेलंगाना में साहब बीआरएस की सरकार है, केसीआर, उन्होंने ना जाने कितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस की हैं, ना जाने क्या कुछ दिया है। अगर वहां पर कांग्रेस जीत रही है तो सर मध्य प्रदेश तो यूएसए में नहीं है, राजस्थान तो यूके में नहीं है, और छत्तीसगढ़ जो है वो चाइना में तो नहीं है ना सर, भारत में ही है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस इतना बढ़िया कर रही हो तेलंगाना में और बाकी स्टेट्स में अच्छा ना कर रही हो? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सर, वो जो आप सर्वे देख रहे हैं जी, वो सर्वे रिजल्ट देख के बात कीजिए। सर्वे तो वो इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक को चेंज चाहिए, इस लिहाज से उन्होंने राजस्थान में चूंकि कांग्रेस थी तो थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जा रही है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी थी तो थोड़ा उसको, क्योंकि सत्ते में गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी है, तो उसको मैच कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड देखें तो कांग्रेस हर जगह बहुत अच्छी आएगी सर। no, because showing the बीजेपी गेटिंग ओवर 160 सीट्स, 160 सीट से ऊपर, 230 में से 160 से ऊपर इसमें माशाल्लाह उसमें मध्य प्रदेश तो एबीपी की न्यूज़ है सर, ये सब तो खरीदे हुए लोग हैं, तो हम उसके ऊपर कमेंट्स करके बेकार है वो कोई भी बात करना। ना आसिफ जी ये पता करना है, बिकॉज तेलंगाना में मेहनत दिखता है। राहुल गांधी जी का जो जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तेलंगाना के बीच से जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में कवर करके उन्होंने एक जबरदस्त इंपैक्ट वहां पर क्रिएट किया। तो जो लोग बोल रहे हैं कि केसीआर के 47% वोट शेयर थे और कांग्रेस के सिर्फ 29% वोट शेयर थे 2018 में, तो ये 19 से 20% वोट शेयर पार करके जीतना, मगर दिख रहा है राहुल गांधी जी का मेहनत वहां दिख रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरे हिसाब से पूरे तेलंगाना के ऐसे दौर और एग्रेसिव तरीके से सब जगह घूमना और अपने जो गरीब कल्याण स्कीम्स का प्रोपेगेशन करना वहां पर, वो जबरदस्त करप्शन, और जैसे लोग करप्शन को हाईलाइट कर दिया था, राहुल गांधी जी ने केसीआर का करप्शन हाईलाइट कर लिया था कि कितने कहां से कितने माइन, कितने पैसे किसके अकाउंट में। तो और फिर लास्ट में राहुल गांधी जी ने जो जाते हुए बोल दे कि मोदी जी के 2 यार, एक ओवैसी और दूसरा केसीआर, तो ये सब बहुत मेहनत दिख रहा है आसिफ फारूकी जी। तो ये संभव था कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे आप? नहीं सर, वहां पे एक और चीज जो हम लोग भूल रहे हैं, वो यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी नंबर्स में है। मोर देन 50% यंगस्टर्स है। और आप देखिए कि जो उन्होंने ट्रांसलेटर भी बाद में लिया वहाँ पे, तो वो एक यंगस्टर्स बच्ची को लिया, कॉलेज स्टूडेंट थी,
मेरे ख्याल से वो कांग्रेस की युवा मेंबर है। और इस तरीके से जो मैसेज गया है उसके अंदर, भरोसा हुआ है यंगस्टर्स को। उन्होंने पूरी चीज़ों को चेंज किया जब वो राहुल जी के करीब आए और उन्होंने ये देखा कि राहुल जी के अंदर जो कमिटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और वो उसको सादा कमिटमेंट या सिर्फ इलेक्शन के टिकट के लिए जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि यंगस्टर्स को और बाकी जनता को कि ये बहुत ही कमिटेड आदमी है, ये अपने बात पे कायम रहने वाले हैं और जीत के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझको लगता है इसका बहुत ही अच्छा मैसेज गया है और Fantastic, इससे absolutely fantastic. कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में and Pradeep ji, the other thing also is what Asif Faruqi साहब is saying is absolutely correct. वो क्या है कि Rahul Gandhi ji has suddenly developed this huge, charismatic persona. where पहले भी था, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, क्योंकि कांग्रेस was doing so badly, organization was not geared up. क्या था आसिफ फारूकी साहब, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि आप इससे डिफर करें। The Congress organization was not geared up to move at the pace of Rahul Gandhi. जैसे राहुल गांधी मूव करना चाहते थे वैसे संगठन मूव नहीं कर पा रहा था। अब दोनों के बीच में जबरदस्त तालमेल है, संगठन भी वैसे ही चल रहा है जैसे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कांग्रेस का इंपैक्ट बहुत जबरदस्त हो रहा है हर जगह पे। आसिफ फारूकी साहब सर देखिए, हमारे वहाँ 2014 में बड़ा तूफान आ गया जी, और हम सत्ता में थे, सत्ता से बाहर आ गए। और उस वक्त आपने गलती की, इसने गड़बड़ किया है। आपको मालूम है, जब तूफान आता है, जब गड़बड़ पैदा होती है तो वो इल्ज़ाम एक दूसरे पे चलता है। तो कुछ दिन तो हम अपनी उस परेशानी में रहे, लेकिन आपने वक्त के साथ देखा कि राहुल जी एक बहुत अच्छे नेता बन के उभरे। कल भी थे वो, लेकिन लोगों ने उसको शुरू में कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ही पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ लोग रिटायर हो गए। लेकिन जब अब उन्होंने पदयात्रा की, अपने कमिटमेंट्स को पूरा बाहर लेके आए, कुछ तो सामने अपोजिशन ने बहुत सी चीज़ें उनके बारे में झूठ सच उड़ाई, पब्लिक को धोखा वर्गला के इधर उधर करने की कोशिश की, तो उसमें वक्त लगा। लेकिन आज जो उनकी पोजीशन आई है, अपोजिशन ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको जेल तक में डाल दिया सर, लेकिन वो आदमी अपने बातों पे कायम रहा, मजबूती के साथ खड़ा रहा। और आप देख लीजिए, एक पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के वो आदमी निकल जाता है। ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का नया गांधी है सर। जिस तरीके से उस जमाने में मोहनदास करमचंद गांधी बगैर कपड़े के लंदन और उस सड़कों पे निकल गए ठंडी में और इस देश को आज़ाद कराने में इतना बड़ा रोल अदा किया, उसी तरीके से इस दौर के अंदर, मॉडर्न दौर में, ये मॉडर्न गांधी है सर, जो हमारे युवा को और इस दौर को ज़रूरत थी। और वो राहुल गांधी की शक्ल में हमको नज़र आ गई कि एक जीन्स का पैंट और एक टी शर्ट हाफ स्लीव्स की पहन के वो बंदा ठंडियों में भी निकल गया और आपके लिए, हमारे लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। जबरदस्त, वाह। ना मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी इस चीज को कैसे एग्रेसिव ले लिए, उन्होंने सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स को वहां पर लड़ाया। बीजेपी असेंबली इलेक्शंस में उन लोगों को उतार दिए जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, विजय वर्गीय, तो कैलाश विजय, तो ऐसे लोगों को उनको उतारना पड़ा मैदान में असेंबली इलेक्शंस में, ताकि कुछ ना कुछ हासिल किए। बिकॉज आपका जो गरीब कल्याण स्कीम से गैस सिलेंडर से लेके हर चीज, और वहां शिवराज सिंह चौहान जी का प्यारा बहना स्कीम, जो लाडली बहना स्कीम, उसका मुकाबला, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को इतना गैम्बल करना पड़ा कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स को वहां उतारना पड़ेगा? क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल सर, आप ये देखिए कि उससे पब्लिक के अंदर उनकी रियलिटी की मालूम पड़ गई कि ये अंदर से कितने डरे हुए हैं। और मेरे ख्याल से इसका कांग्रेस को ज़्यादा फायदा है, न कि बीजेपी को, क्योंकि पब्लिक ये जान गई, जो समझदार लोग थे वो ये समझ गए कि यार ये खुद डरे हुए हैं, इसलिए अब इनसे जान छुड़ाओ और आज ये कांग्रेस को दे के अपनी जो आगे आने वाली जिंदगी है उसको संभालो। आसिफ जी, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने लीडरशिप का वो बेहतरीन क्वालिटीज सबके सामने रख दिया जब उन्होंने कहा कि मुझ पर भी 24 केसेस है,
24 केसेस हैं इंक्लूडिंग ऑल सेंट्रल एजेंसीज, और ये 24 केसेस को मैं अपने छाती पर मेडल लेके उसको डिस्प्ले करके घुमा रहा हूं। मुझे गर्व है इस केसेस का, बिकॉज वो वक्त था जब सेंट्रल एजेंसीज ने भूपेश बघेल उन पर रेड करना शुरू कर दिया था। जितने आपके स्टेट्स में लड़ रहे हैं आपके सीनियर कांग्रेस के सीनियर लोगों को, उनके पीछे सेंट्रल एजेंसीज को छोड़ दिया, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत के रिश्तेदार उनके, तो कैबिनेट के, तो तभी उस वक्त पर राहुल गांधी जी का कहना है कि मुझ पर 24 केसेस है, 24 केसेस, 24 मेडल में सीने पर शोकेस करके घूमता हूं। तो ये एग्जेम्पलरी लीडरशिप क्वालिटी है कि आप डरो मत, हमें लड़ना है। हाउ डू यू सी दैट आसिफ फारूकी जी? नहीं सर, हम तो पार्टी के एक छोटे से रुकन है, ये जनता ने भी उनको एक्सेप्ट किया है सर। जनता ने खुद जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए, उन लोगों ने जो बेबात की बुनियाद उनके पर्सनालिटी के ऊपर अटैक किया, जो गंदी बातें उस फैमिली के ऊपर लाई, ये जनता को खुद पसंद नहीं आई। और उसका फायदा अब जो है न सिर्फ राहुल गांधी को पहुंच रहा है, कांग्रेस पार्टी को पहुंच रहा है, और उससे पब्लिक को पहुंचेगा। और जो उनकी आप छवि देख रहे हैं सर, ना आज वो कोई मिनिस्टर है, न कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन आप राहुल गांधी को अगर फॉरेन ट्रिप में देखें तो किसी प्राइम मिनिस्टर से कम उनका वेलकम नहीं वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जनता करती है। तो ये दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट इन द पर्सनालिटी सर। और आसिफ फारूकी साहब, दूसरी चीज़ क्या है कि अनलाइक द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है, वो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहता है, और बाकी सब लोग जो हैं वो ज़रा डरते हैं बीजेपी से। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का पुराना वोट बैंक जो है, यानी पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस का तो पुराना वोट बैंक कौन सा था? पूरा हिंदुस्तान था ना सर। करेक्ट। तो वो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे बिल्कुल वापस आ रहा है कांग्रेस के पीछे, कि कांग्रेस ने क्या किया, एक अक्रॉस द बोर्ड हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस, सबको मिला करके, यहूदी, सबको मिला करके इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया फॉर अ यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया। आई थिंक दैट इज कमिंग बैक। वो जो आप गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, वो राहुल गांधी जी ने, मुझे लग रहा है, I don't have any information on this, okay? This is for our viewers, but I think he's been studying गांधी जी। मुझको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार वो चल रहे हैं मॉडर्न तरीके से, बिल्कुल गांधी जी के मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखें, गांधी जी जब यहाँ पर आए थे, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की 3-4, 10-15 मीटिंग अटेंड करी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनी और वो गमछा लिया और बोला कि भाई जब तक मैं पूरे भारत को जानूंगा नहीं तो मैं किसी के लिए क्या करूंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट राहुल गांधी हैज डन। ये भारत जोड़ो यात्रा आई थिंक is exactly what Gandhi ji did when he embarked on a journey all over the country. आसिफ फारूकी साहब। सर देखिए, मेरे ख्याल से हम मुझको भी कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो नेहरू को पढ़ रहे हैं कि गांधी जी को वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए जी आपको उन लोगों को पढ़ने से ज़्यादा अगर आप फोकस हो जाए अपने सही रास्ते पे, तो डेफिनेटली उसमें आपको गांधी जी की झलक नज़र आएगी, नेहरू जी की झलक नज़र आएगी और इंदिरा जी की नज़र आएगी। और सेम मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है। वो पूरे हिंदुस्तान के सफ़र पे निकले, उन्होंने गरीब जनता को देखा, उन्होंने सूट बूट को छोड़ दिया, उनको खुद ये एहसास हो गया कि यार ये जनता मेरी इतनी गरीब है, जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिनके पास मैं जाता हूँ कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मुझको तुम चुनो, वो तो इतनी गरीब है और मैं सूट बूट पहनूँ। तो वो खुद उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई और वो जीन्स पैंट और टी शर्ट पे आ गए। और वो आप मुस्तकिल देखिए वो पहनते हैं, वो मतलब ये नहीं है कि वो उनका ड्रेस है, उनको भी सूट बूट आई एम टू श्योर कि उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी जनता को देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है कि मैं इनके बीच में रहूं और सूट बूट की पहन के उनके सामने मैं एक्टिंग करूं। तो उस तरीके से उनके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ आती जा रही हैं, जिसमें अब कभी आपको नेहरू झलकेंगे, कभी गांधी जी झलकेंगे, कभी इंदिरा जी नज़र आएंगी कि प्रियंका जी बिल्कुल इंदिरा की तरह है। डेफिनेटली वो खून है उनका, वो
डीएनए उनके अंदर है, लेकिन ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो सामने नज़र आ रही है, जो कि आज बीजेपी के किसी नेता के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। नेम वन पर्सन पूरे बीजेपी के अंदर, लीडरशिप के अंदर, कि जो ऑनेस्टी से इतना बड़ा लीडर आपको नज़र आता है। नो डाउट वो सत्ता में है, चीफ मिनिस्टर भी है उनके पास, प्राइम मिनिस्टर उनका है, लेकिन आप मेरे को एक अच्छा लीडर बता दीजिए सर। But as far as Rahul Gandhi is concerned, the best thing that I liked about Rahul Gandhi, by the way, even this time, जो कर्नाटक का एक चुनाव थे ना प्रदीप जी, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, आसिफ साहब आपको तो याद होगा, आफ्टर ऑल आप तो कांग्रेसी हैं, उन्होंने ये कहा था बार बार, और ये रिपीट किया है, ये उन्होंने कहा है, रिपीट किया है उन्होंने, और इस बार भी किया है कि देखिए साहब, मैं यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, हारूं या जीतूं मैं आपके साथ रहूँगा, आप मुझे देखते रहेंगे, मैं आपको मिलने आता रहूँगा, मैं यहीं पर हूँ। I think that's a big quality and that's a huge thing to say. आसिफ फारूकी साहब। सर देखिए, जो ऑफ लेट राहुल जी की जो पर्सनालिटी है, कोई भी समझदार आदमी अगर देखता है तो आप जब झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, वो आपके पूरी पर्सनालिटी के अंदर पूरा झलकने लगता है जी। और राहुल जी की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑनेस्टी नज़र आती है सर। नो डाउट जीतने के बाद हमको डिलीवर करना पड़ेगा, राहुल जी को भी वो बातें कंप्लीट करना पड़ेंगी, उसको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि जनता से जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि उस आदमी के पर्सनालिटी में कहीं से भी 1% झूठ नहीं है कि वो कोई चीज़ जो कमिट करेगा उसके अंदर वो पूरा नहीं करेगा। ही अंडरस्टैंड्स कि वो जो कमिटमेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और यही वजह है कि वो बिल्कुल स्टील की तरह पूरे मामले में सख्ती के साथ इस तूफान में भी खड़ा हुआ है वो आदमी। और अकेले तने तनहा दोनों भाई बहनों ने पूरी पार्टी को इस तरीके से मैनेज कर लिया है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमको कोई डिसऑनेस्ट बोलने वाला नहीं मिलेगा सर। आसिफ फारूकी जी, जनरल इलेक्शन 2024 में अगर मोदी जी से टक्कर लेना पड़ेगा तो उन्हीं के एरियाज में आपको सक्षम होकर काम करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने अच्छा कैंपेन चलाया, आप शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, यू आर विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने आज हाईलाइट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षण घोटाला है उसको उजागर कर दिया है। बोले रिजर्व जो था, शिक्षा जो टीचर्स के लिए रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को दूसरे लोग को बेच दे दिए। और जब सड़क पर नो जॉब्स, देयर इज नो जॉब्स, और सड़क पर जब लोग आए, लाठी बरसाए, लाठी मार मार के सबको भगा दिए। तो जो जॉब्स है, तो राहुल गांधी जी का कहना है देयर इज नो जॉब्स, और जो अवेलेबल जॉब्स है उसका आप घोटाला कर रहे हो। तो इस चीज को, क्या जॉब का क्या आप देखते हो, किस प्रकार से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, बिकॉज आप उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वहां पर जुड़े हो, शिक्षण, ये जॉब्स का किस प्रकार से चल रहा है? और जो घोटाला राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया कि देयर इज नो जॉब्स, और जो अवेलेबल है आप बेच देते हो, उसका घोटाला कर देते हो। हाउ डू यू सी दैट आसिफ फारूकी जी? सर देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूं और वहां से बहुत सी जो हकीकतें हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बोली लगती है सर कि आप कितना पैसा दे सकते हैं उसमें, और उसमें नीचे से लेके ऊपर तक का हर इंसान, इंस्टीट्यूशंस का जो भी रिलेटेड है वो आदमी इन्वॉल्व है। चाहे उसके मेरे पास कोई प्रूफ हो या ना हो, आप चले जाइए ग्राउंड लेवल पे तो आपको ये एहसास हो जाएगा। और यूपी का हाल इसी वजह से काफ़ी बुरा हो गया, जिसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन हो गया और एजुकेशन सिस्टम तो वहाँ वर्स्ट हो गया। एजुकेशन शुरू में बहुत ही ग्राउंड लेवल पे थी, उसके बाद उसको पैसे से वो करने लगे। बल्कि आज ही मैं देख रहा था कि उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर कितने सुसाइड्स हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि हम लोगों को ये छोटे इंस्टीट्यूट या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट नहीं है हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारी जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे ये प्लेटफॉर्म को, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मासेस को हम बड़े पैमाने पे एजुकेट करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या और कोई भी मीडियम हो। और हम मासेस को एजुकेट करने के बाद
वो चीज़ें लाएंगे जिससे वो खुद अपने आप को उस जो निचले दबे हुए हैं उससे वो निकल सके और समाज के अंदर उठ के एक अच्छे काम की तरफ तरक्की करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है साहब, अभी अभी जो हमारे यहाँ फुटेज चल रही थी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी प्रोडक्शन टीम से कि ज़रा वो फुटेज दोबारा चलाएं। राहुल गांधी जो कूलियों से मिलने गए, रेलवे स्टेशन पे जो कूली होते हैं उनसे मिलने गए, और वो अपने सिर के ऊपर बोझ उठा करके चल रहे हैं। अरे कुली से मिलने गए, वो काम बढ़ई जो होते हैं ना, वो अपने जिनको क्या तरखान बोलते हैं, उस मार्केट में चले गए अजमल खान रोड के पास करोल बाग में, और वहाँ पर उन्होंने और तो और छोड़िए उनका हाथ भी बढ़ा दिया, उनको कारपेंट्री भी आती है साहब, आई डेंट नो। वहीं करोल बाग में आगे जाकर के वो मोटरसाइकिल मार्केट है, मोटर पार्ट्स की मार्केट है। ही एक्चुअली टिंकर्ड विद अ कपल ऑफ इंजन्स एंड ही आस्क्ड द मैकेनिक, if you actually listen to that conversation, you know that this man knows his engines. I mean, look at the knowledge of the guy. He knows which engine is what, कौन सा इंजन पार्ट कहाँ पर लाया जाएगा, किस तरीके से कौन सी चीज़ काम करती है, which is absolutely fantastic. और जो धान की खेती में सोनीपत के ऊपर वहाँ खड़े हो गए लोगों के साथ वो हाथ बढ़ाने के लिए, और ये नहीं है that he was there only for 5 minutes. He was there, प्रदीप जी, working for, I know for a fact, for 3.5 hours, 3.5-4 घंटे वो धान की खेती करते रहे, वहाँ पे धान की बुआई करते रहे। मतलब मेरा ये कहना है, मुझे 40 साल हो गए सर जर्नलिज्म में, मैंने किसी और नेता को ये काम करते हुए नहीं देखा। आपने देखा क्या आसिफ फारूकी साहब? मैंने तो नहीं देखा। 20 साल के अंदर जी 2004 में राहुल जी का इंट्रोडक्शन हुआ था रियल पॉलिटिक्स की, जी तकरीबन 18-20 साल हो गए, और जो चीज़ हमने उनके अंदर ये देखी कि वो आदमी को अब ये समझ में आ गया है प्राइम मिनिस्टर बनना और मिनिस्टर बनना उसकी फैमिली के नाम पे बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारी आ जाती है, उसका काम पॉलिसी बनाना होगा, और वो गांधी फैमिली की तरह ही ऐसा सोच रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है इसका इफ़ेक्ट पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को आने वाला है। तो अनलेस एंड अनटिल वो उसकी फील खुद नहीं रखेंगे तो वो पॉलिसी बना नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखिए वो गरीब जनता के पास खुद जाते हैं। उन्होंने सर पे बोझा इसलिए नहीं उठाया कि वो 2 सूटकेस उसका हल्का करके वो वहाँ लेके जाएंगे। उनको ये समझना था कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। 2 सूटकेस अगर मैं सर पे लेता हूँ तो एक मेरी जो 60-70 किलो का वज़न है, मैं उसको उठाने के बाद कैसा महसूस करता हूँ। ऐसी क्या पॉलिसी इन गरीबों के ऊपर 2 वक्त की रोटी के लिए जो 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं अपने, उसकी ऐसी क्या पॉलिसी मैं लेके आऊँ कि इनका भला हो सके। तो सर ये खुद उसको ग्रास्प करते हैं, और मुझको पूरा यकीन है कि जब ये उस पोजीशन में होंगे कि वो पॉलिसी बना सके तो इन गरीबों के लिए ऐसी पॉलिसी बनेगी सर कि उनको उसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे मनमोहन सिंह जी ने सारी पॉलिसी बनाई है जिसका फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान को पहुँच रहा है, और जिसका क्लेम अब ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आसिफ फारूकी जी, यूपी में टारगेट है 100%, 80 के 80 सीट योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट दिया है। 80 सीट में से मैक्सिमम आपको लाना है। और महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार को 42 से 45 सीट्स लोकसभा टारगेट दिया है। तो पहले सर्वे चल रहा था कि शरद पवार जी के वोट इधर इनके अजित पवार के पास नहीं आएंगे, उद्धव ठाकरे जी के वोट जो है, बालासाहेब ठाकरे जी का वोट है वो एकनाथ शिंदे जी को पास नहीं आएंगे। तो ये ट्रिपल इंजन, अब तो अभी जिस प्रकार से आज भी अजित पवार ने एनसीपी के जबरदस्त बड़ा सभा लिया, उस सभा में जिस प्रकार से शरद पवार जी को मार्जिनलाइज करना, शरद पवार जी पे आलोचना करना, किस प्रकार से 2004 से शरद पवार जी बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे थे, तो अब क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को वहां से तोड़ के पार्टी में जो एक इंजन बना दिया, दूसरे अजित पवार जी को जोड़ के, तो क्या ट्रिपल इंजन ये 42 to 45 लोकसभा सीट्स लाने में सक्षम रहेगा? क्या शरद पवार जी के वोट अजित पवार ले पाएंगे? क्या बाला साहब ठाकरे जी का, उद्धव ठाकरे जी का वोट एकनाथ शिंदे जी ले पाएंगे? क्या ये बीजेपी का गणित सही बैठेगा? आसिफ जी सर, ये लोग जो है बीजेपी के लोग बहुत तेज लोग हैं, ये किसी को भी उठने नहीं देंगे। देखिए, एक मजबूत आदमी यूपी का चीफ मिनिस्टर बना है जो इनके बीच से उठ के इनकी कल को सीधा कर रहा है।
इन्होंने उसको टारगेट दे दिया है 80 सीट का। वो कभी भी आने वाला है नहीं सर, और जब नहीं आएगा तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम देंगे कि देखो तुम्हारी वो नहीं, तुम उतना सक्षम नहीं हो, तुम उस काबिल नहीं हो। इसी तरीके से उन्होंने शिंदे गवर्नमेंट को भी कर दिया है कि ये बाद में न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी सर। ये सब ऊपर बैठे हुए ये 2-4 लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझते हैं ये सब आउटसाइडर्स लोग हैं, शिंदे जी हो या पवार जी के हो, ये लोग आउटसाइडर है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इनको ये दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे। ये बीजेपी किसी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, इनको टारगेट दे दिया है, वो टारगेट कभी भी पूरा होने वाला नहीं है सर। काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, केदारनाथ, अयोध्या अब बन रहे, अब मथुरा बनेगा, मथुरा उतना ही भव्य बनेगा। आसिफ जी, मोदी जी लास्ट वीक गए थे वहां पर, बोले ये सब हमने ठीक कर दिया है, अयोध्या 5.5 साल के बाद पुनर्जीवित करके हम निर्माण करेंगे। और मोदी जी खुद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 12:22, और वहां से बोले इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा, 2024 मोदी जी रिपीट हो जाएगा। क्या ये वेव आपको सही लग रहा है आसिफ जी? लेकिन देखिए सर, आपने जो ये जितनी भी बातें की, ये फिर आप उसी मुद्दे पे आ गए कि वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और यही कृष्ण जन्मभूमि और हाँ जी, इसी को वो लेके आते हैं, और उसमें जो लोग भी फंस जाएं और जो भी उनको कर दे, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग को भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहते हैं। हम 2024 या उसके आगे अमेरिका और लंदन के आगे की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की वो के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर। नो डाउट आपका जो रिलीजन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय रिलीजन, योर रिलीजन एंड अदर्स रिलीजन, जो कि हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल तरीका भी है, हम उसको अपना रखेंगे, लेकिन हम लोग वही बार बार उसी के अंदर रहे। मेरे ख्याल से हमको उन टॉपिक्स के ऊपर अब कम चर्चा करना चाहिए। मगर आसिफ जी, रिपोर्ट कार्ड लेके मोदी साहब जब जाते हैं, मोदी साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी के हर कार्यकर्ता हर घर में जाके, तो वहां से शुरू होता है आर्टिकल 370, कश्मीर को जिस प्रकार से जोड़ दिया, वहां से होता है सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, वहां से होता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, फिर होता है ट्रिपल तलाक, तो अयोध्या राम मंदिर, तो यूनिफॉर्म, तो ये बात तो अब आने ही वाला है, इससे हम लोग बात डिस्कस तो करना ही पड़ेगा आसिफ जी एक न एक दिन। उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया कि हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, आयुष्मान, फिर वो हर पीएम किसान सम्मान, तो रिपोर्ट कार्ड घूम रहा है सब जगह। अब तक तो बायहार्ट हो गया सबको। कैसे आप इसको मींस कैसे इसको कन्फ्रंट करोगे, आप टकराव कैसे लोगे इसको आसिफ जी? नहीं सर, मैं रिपोर्ट कार्ड सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि आपके पेट में जब तक 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगी सर, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। और इसका काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से, ख़ास तौर से मनमोहन सिंह जी ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, उनकी पॉलिसीज़ आज भी ये लोग एक बराबर भी चेंज नहीं कर सके। और उसका बेनिफिट आप अगर समझते हैं तो बहुत है, वरना आप उठा के देख लीजिए कि इनकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी आज पॉलिसीज़ है, वो टोटल मनमोहन सिंह जी की बनाई हुई फाइनेंस पॉलिसीज़ के ऊपर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसी की वजह से हमारा रिपोर्ट कार्ड सब अच्छा है। अब उसमें आप राम मंदिर जोड़ लीजिए, ट्रिपल तलाक जोड़ लीजिए। ट्रिपल तलाक कितने % लोगों का मसला है सर? शादी होने के बाद आप उठा के देख लीजिए, 1% 2% लोगों की तलाक होती है, और वो मसले को आप हल करके क्या बताना चाहिए, और वो क्या हल आपने दिया है? आज लोग डरे हुए हैं कि भाई तलाक दो तो हम तो पहले अंदर हो जाते हैं, तो उन और शादी भी नहीं टूटती सर, और शादी भी नहीं टूटती, और शादी भी नहीं टूटती। सबसे बड़ी बात ये, वाहियात बात ये, ट्रिपल तलाक के ऊपर हस्बैंड तो जेल में सर, और अभी भी शादी है, मतलब ये जरा अजीब है। लेकिन चलते चलते सर सवाल एक है, आपने कहा 2 वक्त की रोटी जब तक किसी के पेट में नहीं जाती, उसकी आपने बात करी। देखिए साहब, राजस्थान में मैं ये मान करके चलता हूँ कि अशोक गहलोत साहब ने ज़बरदस्त काम किया।
इसमें कोई दो राय नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब ने ज़बरदस्त काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मध्य प्रदेश में जो आपने गारंटीज दी हैं, जो आपने अलग अलग चीज़ें आपने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करी, और उसके पहले जो कमलनाथ जी की सरकार चली थी थोड़ी देर के लिए, वो भी बहुत अच्छी चली। और साथ में जो घोटाले आप लोगों ने बाहर निकाले, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, अगर मान लीजिए फिर भी यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो इसका मतलब लोगों को ना 2 वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को ना नौकरी चाहिए, ना 450 या 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर चाहिए, ना उनको मुफ्त में महिलाओं को मुफ्त में बस की ट्रैवल चाहिए, ना 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के फ्री चाहिए, उनको सिर्फ बीजेपी चाहिए। इसका तो मतलब ये हो जाएगा ना सर, अगर ये तीनों जगह पर ये जीत जाते हैं तो। ख्याल से हम लोग इस तरीके की बात ना करें अभी, क्योंकि इसमें किसी पे इल्ज़ाम भी हो जाएगा और हमारी बात, हम कोई अंतर्यामी नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे नज़र आ रहा है, पब्लिक बहुत ही शांति से अपने वोट को बहुत अच्छे से दे के आई है सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है सर, सारी चीज़ बाहर आ जाएगी, आप जान जाएंगे कि ये पब्लिक कितनी तेज़ है। नो डाउट एक राम मंदिर का इशू, बाबरी मस्जिद का एक इशू था, और वो दिल से लगा हुआ था, राम जी के ताल्लुक से था। वो इशू डाई डाउन हो गया है सर। अब लोग अपने पेट और अपने घर बाहर की तरफ लौट गए हैं और उसी पे इलेक्शन का वोट देंगे। और जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, तो राम मंदिर क्या मुसलमानों के नहीं है? क्या राम जी बाकी सब देश के नहीं है? सबके ही है ना, ये उसमें क्या है? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इतना सब करने के बाद भी अगर ये हो जाता है तो, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव मी ए स्मॉल रिप्लाई बिकॉज यू बीन इन पॉलिटिक्स नाउ एंड ऑल दैट। और मैं एक और चीज़ बता दूँ अपने दर्शकों को जिनको मालूम नहीं है, हमारे माई फेवरेट एक्टर एंड द फेवरेट एक्टर ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिलीप कुमार साहब के बड़े अच्छे दोस्त रहे जनाब आसिफ फारूकी साहब, and I think he has been the best actor ever in the whole of India, not just in Bollywood. सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये एग्जिट पोल जो होता है ना, उसी के ऊपर होता है कि भैया आप अंदर गए बूथ में, आपने किसको वोट दिया, बाहर कोई आदमी खड़ा होता है, आपका पोस्टर होता है या जो भी होता है, वो आपसे पूछते हैं भाई किसको वोट दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर हिंदुस्तान में लोग किसी को बताते हैं कि मैंने किसको वोट दिया? आपको लगता है? नहीं बताते हैं सर, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आपका चेहरा देखते हैं और फिर वो अपने अंदाजे से वो जुगाड़ कर लेते हैं कि इनको क्या अच्छा लगे। कि आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या कौन सी पार्टी के हैं? वो पहले वो आपको गेस करते हैं सर। मैं वर्ल्ड के और भी दूसरी कंट्रीज में गया, मैंने देखा कि आज हिंदुस्तान का जो आम जनता है वो क्या शार्प है सर। जिस चीज को आज 10 साल पहले हम जुगाड़ बोलते थे कि जुगाड़ से, और आई वॉज द पर्सन हु यूज्ड टू हेट, क्या है यार हर जगह तुम ऐसा कर देते हो, लेकिन उस जुगाड़ ने हमारे अंदर क्या तेजी पैदा की, हमारा जहन क्या तेज हो गया है, हम कितने शार्प हो गए सर। आज मैंने देखा है कि एक सिग्नल है जिसपे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, रेड हो तो रुक जाने का, येलो हो तो तैयार हो जाने का, ग्रीन हो तो क्रॉस करने का। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फिनोमेना है जो आप बचपन से सिखाया जाता है सर। अब मैंने देखा हिंदुस्तान का बच्चा वो बात तो समझता है कि भाई क्या करने का, लेकिन वो अपनी आंखों को, अपने दिमाग को भी यूज करता है। राइट में देखता है गाड़ी नहीं है, लेफ्ट में देखता है गाड़ी नहीं है, और वो क्रॉस कर लेता है, उससे उसका 2-4 मिनट बच जाता है। लेकिन आज वेस्ट का बच्चा जो है वो रेड येलो ग्रीन देखते रहता है। वो 1 किलोमीटर राइट, 1 किलोमीटर लेफ्ट गाड़ी नहीं है, फिर भी वो जब तक ग्रीन नहीं होगा सर वो रोड क्रॉस नहीं करेगा। इसको मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है सर। ये इसी की वजह से आज वेस्ट के लोग, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, आज पीछे हो रहे हैं, हिंदुस्तानी शार्प हो रहा है। तो वो जो आपने कहा ना कि वो किसको वोट दे के आया, वो खूब समझ रहा है, तो वो बाहर निकल के अपने हिसाब से वो बात करके आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एतवार को यानी रविवार को ये जुगाड़ सामने आ जाएगा, कहने का मतलब ये आएगा सर। बिल्कुल। आसिफ फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और इट्स एन ओपन इन्विटेशन टू यू। आई थिंक यू शुड कम टू आवर ऑफिस, वी शुड हैव अ कप ऑफ कॉफी हियर एंड वी शुड टॉक हियर, right here in the studio. I am honored, sir. Thank you very much, sir. It will be a real privilege
to have you here with us. Thank you very much, sir. Namaskar. प्लीज, थैंक यू, नमस्कार सर। You know,